अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अल्कीन्स और पैराफिन्स के बारे में। हम लोगों ने कुछ उसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले कहता है जी कार्बन एटम रेंजिंग फ्रॉम कार्बन 1 to 4, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की जिसमें एक या एक से ज्यादा यानी कि 1, 2, 3 और 4, 1 से 4 तक कार्बन मौजूद हो, यानी कि टेट्रा आपके पास जो है वो ब्यूटेन चेन हो बेसिकली। तो वो आपके पास होते हैं कलरलेस गैसेस, ठीक है। सेकंड आपके पास कहता है कि अगर आपके पास कार्बन की जो है वो चेन C5 से C17 तक जाती है तो आपके पास वो कहलाते हैं कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है। आप लोगों ने फोकस करना है कि गैसेस और लिक्विड्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि अगर कार्बन 1 से 4 तक होंगे तो कलरलेस गैसेस होंगी, अगर कार्बन की रेंज कार्बन 5 से 17 तक होगा तो वो लिक्विड होगा। और वो कहता है इन केस कार्बन की आपके पास रेंज है कार्बन 18 से ऑनवर्ड या इससे ज्यादा, तो वो आपके पास होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। क्या होते हैं जी आपके पास? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फिजिकल अपीयरेंस के स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि कार्बन अगर ब्यूटेन आपके पास एक चेन होगी तो गैसेस में पाई जाएगी, अगर पेंटेन से 17 तक कार्बन की चेन होगी तो वो लिक्विड होंगे, अगर कार्बन की चेन 18 से लॉन्ग होगी इससे ज्यादा होगी तो वो आपके पास वैक्सी सॉलिड्स होंगे। वैक्सी सॉलिड्स सम मोम होती है आपके पास, ठीक है ना। सेकेंड है जी सॉलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपके पास वाटर में पानी चूंकि पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, बिकॉज वी नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। इट इज अ सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा कंपाउंड होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। Solubility is inversely proportional to the molecular mass of the alkene। जितना ज्यादा आपके पास molecular mass इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे इनकी solubility डिक्रीज होती जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि हमारे पास गैसेस और लिक्विड के बाद वैक्सी सॉलिड्स आ जाते हैं, तो इनकी जो solubility है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, तो डायरेक्टली तौर पर आपके पास molecular mass जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वो कहता है डेंसिटी डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द डेंसिटी। डेंसिटी को उर्दू में कहते हैं जी हमारे पास भारीपन की कसाफत। तो वो कहता है जितनी ज्यादा आपके पास जो है वो डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास जो है क्या होगा, उसकी जो है वो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी जो सॉलिबिलिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। आगे से आपके पास एक स्टेटमेंट क्लियर कर देता है आपको कि डेंसिटी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन कहता है इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज इन देयर फार्मूला। स्टूडेंट एक बात याद रखें, जैसे जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मास कैसे इंक्रीज होता है? अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं इट मींस उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो एक लॉन्ग चेन बन रही है, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको उसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो आपके पास बॉइल हो। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकंड तो आपके पास कहता है ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इज वैन डेर वाल्स फोर्सेस। हमें पता है कि अगर अभी मैं आपको पिछली पॉइंट में भी यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही ज्यादा उसकी जो है वो मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ पे वो कहता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। कैसे? क्योंकि एक कार्बन जो है स्टूडेंट आपके पास बना रहा है 4 बॉन्ड, यानी कि 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी, एक कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है। अब ऐसा है कि एक कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है तो वो किस तरह पूरी करेगा कि वो हो सकता है कि एक कार्बन मजीद आगे 4 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना ले, ठीक है, और वो एक कार्बन जो है उनमें से मजीद आगे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। तो इस तरह से जितने ज्यादा आपके पास जो है वो कहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा उनके बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी, वैन डेर वाल्स फोर्सेस जिनको हम कहते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में डिटेल डिस्कस की थी। आगे कहता है जी ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। जितनी ज्यादा आपके पास वो कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ही ज्यादा डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर होगी। तो अगेन हमारा ये पॉइंट पहले पॉइंट से मिलता है
कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर हम करेंगे कि उसके मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सकें, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसमें। एनर्जी की बताता जी कि अगर आपके पास मीथेन है तो उसको -161 जो है वो डिग्री सेल्सियस एनर्जी रिक्वायर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इसी तरह आपके पास इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो जिस तरह देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। बाय एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको एक MCQ भी बता रहा है कि जिस तरह ही आपके पास CH2 ग्रुप ऐड होता है, वैसे ही आपके पास जो होता है 20 से 30 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है किसी भी अल्केन के उसमें। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो मीथेन है, तो मीथेन से इथेन कैसे बनेगा, जब उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा होगा, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि CH2 ग्रुप का इजाफा होगा। तो हर एक जो नेक्स्ट मेंबर होता है फैमिली का, अल्केन फैमिली का, उसके अंदर आप देखें कि CH2 ग्रुप का जो है ग्रुप का इजाफा होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास मीथेन है, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इथेन में आपके पास स्टूडेंट 2 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन का इजाफा हुआ, और 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा जो होता है वो हर फैमिली मेंबर के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन बाय। अभी हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, लॉन्ग चेन होगी तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो हाई डेंसिटी होगी। मगर यहाँ पे आएगा ग्रेटर द ब्रांचिंग। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दो अलग हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे ब्रांचिंग वाली जो है चेन का डिस्कशन हो रही है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का जिक्र हो रहा है कि स्ट्रेट चेन हैव अ लार्ज सरफेस एरिया गिविंग ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। स्ट्रेट चेन जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट, उनके पास एक बहुत ज्यादा स्पेस होती है ताकि जाके वो दूसरे जो है वो ताकि मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सके। जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक कार्बन मजीद आगे 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी स्पेस होती है। बट वो कहता है कि क्या है, अगर ब्रांच चेन का जिक्र करें तो वो कहता है ब्रांच चेन अल्केन्स आर मोर कॉम्पैक्ट एंड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है साइज या काफी सुकड़े हुए छोटे। तो यहाँ पे वो आपको बताना चाह रहा है कि जो ब्रांच चेन होते हैं वो काफी आपस में इकट्ठे हुए होते हैं, काफी इनका छोटा होता है सरफेस एरिया, वो इतने ज्यादा नहीं एरिया पे एक्सपैंड होते हैं। तो इस वजह से वो कहता है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस लेस बॉइलिंग पॉइंट। इनके दरमियान लेस मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लेस होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास वो कहता है कि एज द फैमिली नेम इज पैराफिन, हम अल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं। तो वो कहता है पैराफिन का मतलब पैरा मीन्स लेस और अफिन मीन्स अफिनिटी यानी कि रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब ही लेस रिएक्टिविटी है। तो दे आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। आम हालात में ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। दे हैव वेरी लिटिल अफिनिटी। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्यों, अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मगर जो हमने पॉइंट एक पहले डिस्कस किया है कि इनके पास इनमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर होता है। इस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। इट इज लाइकली इनर्ट लाइक नोबल गैसेस बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। तो कहते हैं हाउएवर अंडर सुटेबल कंडीशंस अल्केन अंडरगो द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सुटेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नहीं होता। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, अल्केन को हमने डिस्कस किया था, तो अल्केन का पहला पॉइंट ये था, इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, इट ओनली गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पे डिपेंड करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये पैरेलल ओवरलैपिंग से मारते वजूद में आते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पैरेलल ओवरलैप पढ़ा है। और सिग्मा बॉन्ड की मैंने एग्जांपल अगेन मैं आपको बताऊं दी थी कि एक दीवार है, ब्रिक्स की दीवार है, ईंटों की दीवार है, तो वो सिग्मा बॉन्ड है, और उसके ऊपर लगा हुआ जो सीमेंट है वो आपके पास पाई बॉन्ड है। तो अगर कोई चीज उससे आके टकराएगी तो पहले सीमेंट को नुकसान पहुंचेगा, वो टूटेगा, उसके बाद ईंटों की बारी आएगी। तो सिग्मा बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है और इंतहाई मजबूत होता है। Therefore, it requires a greater amount of energy to break it, which makes the bond more stable. तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल भी होता है। As the bond strength increases, the reactivity of alkane decreases. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर एक उसमें कम पाई जा रही है हाइड्रोकार्बन में, यानी कि कार्बन और कार्बन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग
बॉन्डिंग है इट मीन्स कि उनकी वो टूटेंगे नहीं, यानी कि वो अपना बॉन्ड खुद ब्रेक नहीं कर रहे तो वो किसी और के साथ क्यों बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए वो रिएक्टिविटी शो ही नहीं करेंगे। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रिएक्टिविटी। फिर बताता है जी इनर्टनेस का क्या मतलब है, यानी कि नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5। ये भी हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। Not differ appreciably. The bond between the carbon and hydrogen is almost non-polar. वो कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो तकरीबन नॉन पोलर होता है क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। पोलर बॉन्ड तब होता है जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी रिमार्केबल हो, यानी कि काफी अच्छा खासा हो। सो अल्केन्स हैव नो रियल साइट दैट विल इनकरेज सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल टू अटैक देम। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं होती कि जहां पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सके। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस लेक्चर फ्री टू आस्क। आप इसको समझें, रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना। रिएक्टिविटी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।